आज के वीडियो में हम कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो बहुत यूज होते हैं, जैसे टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन इट इज यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल वैल्यू और रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल, टाइप पैरेंथेसिस लगाया जाता है हमेशा फंक्शन के बाद, फंक्शन के नेम के बाद, तो उसके बीच में कोई एक आर्ग्यूमेंट देना है हमको। यहाँ पे जैसे 20 दिया तो 20 का टाइप है इंटीजर, तो इसका क्लास आईडी यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा टाइप, एक मिनट, टाइप 20, ठीक है। तो देखिए क्लास आईडी आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं टाइप किसी भी वैल्यू के साथ में चेक कर लूं, स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में मैं चेक कर रहा हूं, देखिए कुछ भी लिख दिया, ये देखिए क्लास str, ठीक है। इसी तरह से टाइप अगर मैं यहाँ पे 23.45 ऐसे दे दूं तो इसकी वैल्यू फ्लोट, ठीक है। इसी तरह से टाइप अगर मैं कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के साथ में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता हूं, ठीक है। जे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट जे कहलाता है, ठीक है। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए आप जैसे एक ये भी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर ही बता देता हूँ, 3j लिखा हुआ है, तो इसके रियल पार्ट को एक्सेस करने के लिए आप यूज करते हो प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए यूज कर रहा हूँ, और a.real, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12.0 आ गया, ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही देगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ इतना बड़ा लिखने की बजाय a.imag यूज करूं तो ये इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो जे से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टाइप के बाद CHR फंक्शन। भाई CHR फंक्शन क्या होता है? इट एक्सेप्ट इंटीजर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न मतलब रिजल्ट में क्या देता है, ठीक है, करेक्टर वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर अकॉर्डिंग टू ASCII कोड और यूनिकोड, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ CHR फंक्शन हमेशा कोई करेक्टर, एक ही करेक्टर हम यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैपिटल A दे दिया, ठीक है। तो कैपिटल A की अगर हम करेक्टर ASCII वैल्यू हमें इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे 65, ठीक है। तो 65 का जो भी करेक्टर वैल्यू होता होगा वो हमको एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। 65 ASCII कोड होता है कैपिटल A का, ठीक है। आप चाहें तो इसको ध्यान से रख भी सकते हैं भाई, कैपिटल A से कैपिटल Z तक का ASCII कोड होता है 65 to 90, ठीक है। फिर स्मॉल a से स्मॉल z तक का होता है ASCII वैल्यू, ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, 97 टू, इसे याद रखिएगा, ये इतना ही पता होना चाहिए बस मेन में, ठीक है, 122। इसी तरह से 0, ये जब एज ए करेक्टर यूज होते हैं ये डिजिट, ठीक है, तो इनका भी ASCII वैल्यू है 48 टू 57, ठीक है। ये तरह से यूज होते हैं। अब मैं अगर देखिए CHR करेक्टर का 65 का ऐसे करेक्टर पता करूं तो उसका होता है कैपिटल A। अगर मैं CHR इसी तरह से यहाँ पे 66 दे देता हूं तो देखिए ये B आ जाएगा, कैपिटल B, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं CHR लिख दूं 48 तो देखिए 0 आ जाएगा, ठीक है। एज ए देखिए यहाँ सिंगल कोट में आ रहा है, तो ये इसकी जो है ये करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, CHR। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे 97 दे दूं तो स्मॉल a आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा CHR फंक्शन के बाद ORD फंक्शन, ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा CHR में कभी फ्लोटिंग पॉइंट मत दीजिएगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। देखिए गलत आर्ग्यूमेंट आप दोगे तो एरर आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 34 पॉइंट समथिंग कर दिया तो एरर आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है ORD फंक्शन। ORD फंक्शन एकदम CHR का उल्टा है, रिवर्स होता है। इट एक्सेप्ट्स ओनली वन करेक्टर। इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इससे पे एक करेक्टर दिया जा सकता है एज ए आर्गुमेंट, ठीक है।
एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ASCII वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, जैसे ORD फंक्शन में हमने एज ए आर्गुमेंट दिया कैपिटल ए, सिंगल कोट्स में देखिए लिखा गया है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 65। प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो हम यहाँ पे एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कैपिटल ए दे दिया। मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल ए किसका होता है, कैपिटल ए का ASCII वैल्यू क्या होता है 65, तो ये आ जाएगा ऑर्डिनेंस वैल्यू। ठीक है, उसी से ORD बना नाम दिया गया इसको। इसी तरह से अगर मैं स्मॉल ए की ऑर्डिनेंस वैल्यू जानना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स में हमेशा आर्गुमेंट देने हैं। ठीक है, 97। तो इस तरह से हमको हर एक का ऑर्डिनेंस वैल्यू पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर 5 एज ए करेक्टर दिया हुआ है और इसका ऑर्डिनेंस वैल्यू निकालें तो ये निकल जाएगा। आप एक ही करेक्टर एज ए आर्गुमेंट दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल करेक्टर दे दूं जैसे AB, तो यहाँ एरर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही करेक्टर दिया जाता है। एक सिंगल कोट में जब आप एक ही करेक्टर यूज करते हो तो वो करेक्टर कहलाता है, लेकिन एक से ज्यादा करेक्टर अगर आप लिखते हो तो वो स्ट्रिंग कहलाता है करेक्टर की बजाय। ठीक है, नेक्स्ट ID फंक्शन। ID फंक्शन it accepts an identifier as an argument and returns address of the value stored in its reference। जैसे यहाँ पे a equals 10 हमने लिखा, तो a नाम का एक वेरिएबल बनेगा, एक आइडेंटिफायर, जो 10 नाम, देखिए 10 एक कांस्टेंट है, ये मेमोरी में एक जगह स्टोर है और उसका रेफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए रेफर किसको कर रहा है, इस 10 वाले स्टोरेज को। ठीक है, ये 10 कांस्टेंट जहां पे स्टोर है उस जगह को रेफर कर रहा है। तो अगर मैं ID ऑफ ए लिखूं तो ये हमें क्या देगा, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ दिस कांस्टेंट 10 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने ऐसे जस्ट टाइप कर दिया है, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग आएगा क्योंकि अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग जगह ये स्टोर होएगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करके देखते हैं मेरे सिस्टम पे ये क्या आ रहा है। मान लीजिए मैंने कैपिटल ए एक वेरिएबल बनाया और इस पे 34 स्टोर करा दिया। अब अगर मैं इसका ID पता करूं, ठीक है, कैपिटल ए का, तो भाई वो क्या आएगा, इतना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक B नाम का वेरिएबल बनाऊं, B इक्वल, इसे भी 34 असाइन कर दूं और ID ऑफ कैपिटल B लिख दूं, तो वो भी क्या आएगा, वो भी देखिए उतना ही आ जाएगा। अगर मैं ID ऑफ 34 डायरेक्ट पता करूं तो 34 किस जगह पे स्टोर था भाई, वो भी इसी जगह पे स्टोर था। अब अगर मैं कैपिटल B इक्वल 20 कर दूं, ठीक है, अब B का रेफरेंस चेंज हो गया है। अगर अब मैं ID ऑफ B चेक करूं तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, अलग 20 का रेफरेंस अब हमें पता चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से A इज B पता करूं तो हमने पढ़ा था इज ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों के रेफरेंस सेम है तो ट्रू देता है, अगर अलग अलग है तो फॉल्स देता है। तो इस केस में A और B दोनों के रेफरेंस क्या है, अलग अलग है, तो ये देखिए फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे B इक्वल 34 कर दूं और A इज B करूं तो अब क्या आएगा भाई, A और B दोनों के ID दोनों के रेफरेंस सेम है। ठीक है, तो इस केस में ट्रू आएगा। अगर मैं एक C नाम का वेरिएबल लेता हूं, ठीक है, और C इक्वल 34.23 कर देता हूं, ठीक है, अच्छा 34.0 कर देता हूं। अब ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये अलग रेफरेंस पे बना होगा। ठीक है, चलिए इसका ID करके हम चेक भी कर लेते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है। ठीक है, C का, तो आप देखिए ये अलग रेफरेंस पे बन रहा है, जबकि ID ऑफ 34 क्या है भाई, इतना है, और ID ऑफ C कितना है, इतना है। तो अगर मैं ID ऑफ नहीं सॉरी A इज C करूं तो क्या आएगा, दोनों वैल्यूज तो दोनों इक्वल हैं, 34 और 34.0। ठीक है, लेकिन उनका रेफरेंस अलग अलग है, एक इंटीजर है एक फ्लोटिंग, तो इसलिए इसमें आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैं A इक्वल C कराऊं तो इक्वल ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को चेक करता है, उनकी वैल्यू को चेक करता है। तो 34 इक्वल होता है 34.0 के, इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर आप इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर करके चेक कराओ तो भी ऐसे ही मिलेगा हमको, इक्वल हमको आंसर 2 देगा, 34 प्लस 0j। ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट मैंने 0 कर दिया है तो भी हमारा आंसर 2 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू फॉर्म में सेम ही चीज है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग ID। ठीक है, ID के बाद अब हम आते हैं int फंक्शन पर। ये क्या करता है भाई, इट एक्सेप्ट्स एन आर्गुमेंट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर एट वंस, अदरवाइज रेज एरर।
मतलब इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा वो उसे एक ही बार में इंटीजर में चेंज कर देगा, अगर कर सकता होगा तो। अगर एक ही बार में उसे चेंज नहीं कर पा रहा है तो एरर रेज कर देगा, रेज एरर, ठीक है। जैसे मैंने INT और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया 12.3345, तो यहाँ पे पॉइंट वाले पार्ट, पॉइंट के बाद जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये उसको हटा देगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब ये इस पे वर्क कर जाएगा और रिजल्ट दे देगा 12। यहाँ पे INT और मैंने यहाँ देखिए 3 4 30, ये 34 नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है 3 4, यहाँ सिंगल कोट में लिखा हुआ है। तो मैं अगर सिंगल कोट हटाता हूँ तो ये इंटीजर बन जाता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर इसका रिजल्ट दे देगा 34। इसी तरह से INT, यहाँ पर मैं अगर इसमें से सिंगल कोट हटाता हूँ, ठीक है, तो भी ये इंटीजर में नहीं चेंज हो रहा, तब भी ये तब क्या है 13.345। अब इसको फर्दर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप ऐसे आर्गुमेंट दोगे एरर ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से इमेजिनरी पार्ट हमको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये यहाँ पर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार में इंटीजर में चेंज नहीं कर सकता और एरर दे देगा, ठीक है। सेम यही चीज फ्लोटिंग के साथ भी होती है, फ्लोट में भी इसको ऐसे एक बार में नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है। इसमें से इमेजिनरी पार्ट ऐसे हटा के ऐसे नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर भी एरर दे देता है। यहाँ पे फ्लोट 12, ठीक है, 12.0 रिजल्ट कर देगा, फ्लोट में चेंज कर देगा। यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में 13.13.34 लिखा हुआ है, यहाँ सिंगल कोट हटाएंगे तो एक ही बार में 13.34 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इन दोनों के प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने सबसे पहले INT लिखा, 23.456 कुछ भी लिख दिया, एंटर किया 23, देखिए सिर्फ इंटीजर पार्ट आया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे INT और सिंगल कोट में कोई इंटीजर ही दे रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन अब मैं इसको जो है जैसे ही, क्योंकि कन्वर्ट हो सकती है इंटीजर में, इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू दे दूं स्ट्रिंग के फॉर्म में 34.56, अब यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिंगल कोट हटाने पर ये इंटीजर में एक बार में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दूं तो वो भी एक बार में चेंज नहीं होता है, 2 + 4j, ठीक है। इसको तो हम एज ए आर्गुमेंट जब भी देंगे तो एरर ही आएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आप INT या फ्लोट को दोगे तो वहां पे एरर आएगी, ठीक है। और कुछ भी रॉन्ग आर्गुमेंट अगर आप इस तरह से देते हो जो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में एरर देंगे। इसी तरह से सेम फ्लोट फंक्शन भी है। फ्लोट फंक्शन में अगर मैं यहाँ पर कुछ भी इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ तो वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट, देखिए 23 पास किया, 23.0 बना दिया। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कुछ भी इस तरह से दे दूं जो कन्वर्ट किया जा सकता हो, ठीक है, जो कन्वर्ट किया जा सकता हो, मतलब सिंगल कोट में 23.45, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल कोट हटाएंगे तो 23.45 में हो जाएगा, जो 23.45 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये सही है। अब मैं यहाँ पर फ्लोट, अब देखिए यहाँ पे मैं सिंगल कोट में ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी वैल्यू को चेंज कर दे। अगर मैं सिंगल कोट में अमित लिख दूं तो ये तो एक स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। INT फंक्शन भी अगर हम INT फंक्शन में भी ऐसे दे देते जो कन्वर्ट नहीं किया जाता तो वैल्यू एरर आ जाता हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप एरर आ रहा है कि मैं इस फ्लोटिंग पॉइंट सॉरी INT फंक्शन को कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू डेटा नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट के बाद हमारा फंक्शन है str फंक्शन। str फंक्शन इट एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट ऑफ एनी टाइप एंड कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग टाइप। इसमें कोई भी आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो str फंक्शन में, ये उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 12 पास किया, ये उसको चेंज कर देगा सिंगल कोट में 1 2, ठीक है। फिर मैंने str फंक्शन पास किया और यहाँ पे मैंने 65 कुछ भी दे दिया फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है, ये उसे भी स्ट्रिंग में कर देगा। अब ये सिंगल कोट में 65.7643 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी पास कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसे चाहे कैसा भी दे दीजिए, उसे ये स्ट्रिंग में चेंज कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।